हेलो गाइज, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आप जानते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान का जो वर्किंग स्टाइल है वही वर्किंग स्टाइल, वही कार्य प्रणाली अर्थशास्त्र की भी है। और अर्थशास्त्र तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह वैज्ञानिक प्रणाली से कार्य करता है, और वैज्ञानिक प्रणाली से कार्य करने के कारण अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हम और आप जैसे अर्थशास्त्र या कॉमर्स के छात्र छात्राएं या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आज का यह वीडियो मेरा काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण एवं सारणीयन की परिभाषा क्या है, या सांख्यिकीय अध्ययन में, स्टैटिस्टिकल स्टडी में उनका इम्पोर्टेंस क्या है। Define classification and tabulation and show their importance in statistical studies। स्टैटिक्स में इसके महत्व पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिस प्रकार विज्ञान आंकड़ों को संग्रहित करता है, उसको अरेंज करता है, उसको क्लासिफिकेशन करता है और फिर प्रेजेंटेशन करता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी आंकड़ों का संग्रहण होता है, उसका व्यवस्थितीकरण या सारणीयन होता है, उसका वर्गीकरण होता है और अंतिम रूप से उसका प्रस्तुतिकरण होता है। तब हम जानते हैं कि कोई आंकड़े किस प्रकार से, कोई फैक्ट्स किस प्रकार से ट्रू और फॉल्स हैं, या उसके ओरिजिनल फैक्ट्स क्या हैं। संकलित आंकड़े को संक्षिप्त और सरल एवं समझने के लिए काफ़ी उपयोगी बनाने के लिए सारणीयन और वर्गीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप किसी आंकड़े को सरल तरीके से, आसान तरीके से, सहज तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सांख्यिकीय, सारणीयन और वर्गीकरण के माध्यम से आना होगा, और उसमें सारणीयन की काफ़ी आवश्यकता होती है। वर्गीकरण एवं सारणीयन के महत्व को प्रोफेसर हिग्स ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा था कि वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध, क्लासिफाइड एंड अरेंज जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो बोलते हैं। अवयव स्थित रूप में वे मांस के समान मृत हैं। अगर अरेंज नहीं है, अगर उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, अगर उसका सारणीयन नहीं किया गया है, तो वह मांस के समान मृत है। जैसे मटन होता है ना, आप इसको अंग्रेजी में समझें। क्लासिफाइड एंड अरेंज फैक्ट्स speak themselves, unarranged they are as dead as mutton। जैसे मांस मृत होता है, उसी तरह से अगर अव्यवस्थित आंकड़े हैं, अगर अनअरेंज डाटा हैं, तो वह उसी डेड मटन की तरह होते हैं, ऐसा प्रोफेसर हिग्स कहते हैं। वर्गीकरण में आंकड़ों का, मैंने कहा कि सारणीयन और वर्गीकरण ये दो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी फैक्ट्स को, किसी आंकड़े का वर्गीकरण किस प्रकार कर रहे हैं या सारणीयन किस प्रकार कर रहे हैं। वर्गीकरण के आंकड़ों को गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। हम लोग जनगणना को ध्यान में रख करके इस बात को समझ सकते हैं। जब जनगणना करने के लिए शिक्षक आते हैं घर पर, तो
29 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। आपके घर पर आते हैं, बड़े आराम से, बड़ी सरलता पूर्वक आपसे बातचीत प्रारंभ करते हैं। फिर आपके घर में भौतिक रूप से या पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यवस्थाएं आपके घर पर हैं, उन तमाम तथ्यों की जानकारी वो एक एक करके लेते हैं। तो आंकड़ों को गुण के आधार पर करने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग शिक्षित अशिक्षित, विवाहित अविवाहित, पुरुष महिला, अविवाहित पुरुष अविवाहित महिला, शिक्षित पुरुष शिक्षित महिला, इस तरह से जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं जनसंख्या में, सेंसस में, उसके उसी तरफ इंगित किया जा रहा है। और अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। कॉर्नर के शब्दों में प्रोफेसर कॉर्नर बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि वर्गीकरण आंकड़ों को वास्तविक या काल्पनिक रूप से समानता तथा सादृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार अरेंज्ड वे में रखने की क्रिया है। और यह वर्गीकृत पदों में विभिन्नता के बीच उनके गुणों को एकता के रूप में व्यक्त करता है। अलग अलग होता है, देखने में अलग अलग लगता है, बावजूद इसके गुण के आधार पर वो सारे फैक्ट्स अरेंज होते हैं और उस आधार पर हम जब देखते हैं तो विभिन्नता में एकता के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों वर्गीकरण करना जरूरी है? आंकड़ों का वर्गीकरण किस लिए किया जाता है? पहला है कि आंकड़ों की समानता एवं असमानता का प्रकट होना, ताकि स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़े कि समानता और असमानता क्या है। जैसे आप व्यक्ति की लंबाई की तुलना आप वृक्ष की लंबाई से तो कर नहीं सकते हैं, व्यक्ति की लंबाई की तुलना व्यक्ति की लंबाई से करनी होगी, वृक्ष की लंबाई की तुलना वृक्ष की लंबाई से करनी होगी। तो समानता भी और असमानता भी दोनों स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। दूसरा उद्देश्य है समझने में सरलता होती है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है या सारणियन के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत किया जाता है तो उन आंकड़ों को समझने में काफ़ी सरलता होती है, सहजता से हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। ये दूसरा उद्देश्य है उसका। तीसरा उद्देश्य तुलना करने में आसान होता है। जब हम तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करते हैं कि वृक्ष की लंबाई कितनी है और व्यक्ति की लंबाई कितनी है, पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं और जो अनपढ़ लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं उसमें कौन कौन से गुण हैं, यानी गुण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर आप किसी भी वस्तु के गुण को, व्यक्ति के गुण को या जिस भी फैक्ट्स को आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी आंकड़े का आप संग्रहण करना चाहते हैं, उन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन गुण के आधार पर आप आसानी से कर सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक व्यवस्था करना। मैंने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान रिसर्च करता है, डाटा कलेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स भी, स्टैटिक्स भी, अर्थशास्त्र भी डाटा को कलेक्ट करता है। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप प्रदान करना। जब हम किसी फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये जो फोर्थ स्टेज हैं आंकड़े को पब्लिश करने के, बिफोर पब्लिकेशंस, वो सारे आंकड़े सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वह संक्षिप्त रूप में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पूरे देश के लोगों की जनगणना होती है, उसकी आर्थिक स्थिति की, उसकी शैक्षणिक स्थिति की, उसकी सामाजिक स्थिति की, उसकी जातीय स्थिति की, उसके यहाँ उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाओं की, ये सारे आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। और फाइनली जब प्रस्तुत किया जाता है या उसका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन होता है उस डाटा का, तब हम लोग सुनते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियाज पॉपुलेशन 1.20 करोड़। आपके बीच संक्षिप्त डाटा उसका आ गया।
लेकिन पूरे देश भर के लोगों का एक एक चीज़ों का जनगणना करने में, उसकी काउंटिंग करने में कितना समय लगा होगा। लेकिन जब आप क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से किसी कार्य को करते हैं, तो कार्य आसानी से, सरलता से हो जाता है और उसको आप जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं उस रूप में आप आसानी से उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और छठा है सारणीयन के आधार पर प्रस्तुत करना। जब हम उसका टेबुलेशन करते हैं, सारणीयन करते हैं, तो उसके आधार पर भी हम उस डाटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े को या सांख्यिकीय आंकड़े को वर्गीकरण के बाद सारणीयन में प्रदर्शित किया जाता है। जब हम सांख्यिकीय आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो वर्गीकरण के बाद उसको टेबुलेशन किया जाता है, उसका टेबल बनाया जाता है। टेबल के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। सारणीयन के द्वारा एकत्रित जो तमाम आंकड़े हैं उसको सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में एवं सुबोध बनाया जाता है। सुबोध बनाने का मतलब जिसका आसानी से आपको बोध हो जाए, अर्थात आप आराम से उस बात को समझ सकते हैं, जिस पर एक भी नज़र अगर आप डालते हैं तो आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण आंकड़े, संपूर्ण तथ्य आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए उसको सुबोध या सहज रूप से प्रस्तुत कर लिया जाता है। सारणीयन की व्याख्या करने एवं निष्कर्ष निकालने में सुविधा होती है। जब हम सारणीयन के माध्यम से किसी आंकड़े को सामने लाते हैं तो उसकी जब व्याख्या करते हैं तो आसानी होती है। सांख्यिकीय आंकड़े का प्रदर्शन या तो सारणी द्वारा होगा, ठीक है, डाटा कलेक्ट हो गया, अरेंज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन जब प्रस्तुतिकरण की बात आती है, प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो सांख्यिकीय जो डाटा है उसका जब प्रेजेंटेशन होता है तो वो टेबल के माध्यम से होता है, या हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी बिंदु रेखा के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, लेकिन अधिकांश तौर पर ऐसा देखा जाता है कि टेबल के माध्यम से ही उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रोफेसर ब्लेयर ने सारणीयन की परिभाषा देते हुए कहा था कि सबसे विस्तृत अर्थ में आंकड़ों को खानों और पंक्तियों, कॉलम्स, खानों और पंक्तियों के क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। अगर खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध नहीं है तो उसको सारणीयन नहीं कहा जा सकता, ऐसा प्रोफेसर ब्लेयर कहते हैं। सेक्राइट्स के अनुसार सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को, हम जो विवेचना करते हैं, वर्गीकरण जो करते हैं, अस्थायी रूप से लेखाबद्ध किया जाता है एवं समान एवं तुलना की जाने वाली वस्तुओं को उचित स्थान पर रखा जाता है। यानी प्रॉपर वे में, मैंने क्या कहा, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का मतलब क्या है कि जिसको जहां होना चाहिए, जिसको जिस स्थान पर होना चाहिए वहां होना चाहिए। टेबल्स आर अ मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन परमानेंट फॉर्म द एनालिसिस that is made through classification and of placing in just position, proper position में उसका placing होता है। just position things that are similar and should be compared। सांख्यिकी में सारणीयन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, समझने में सरलता होती है। यानी सांख्यिकीय आंकड़े को सारणी के रूप में ढालने पर जो तथ्य हैं वो आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरा है समय की बचत होती है, एक ही शीर्षक को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय की बचत होती है। तीसरा है रेखांकित करना सरल होता है। सारणीयन से रेखांकन सरल हो जाता है, आप किसी भी आंकड़े को आसानी से रेखांकित कर सकते हैं। तुलना करना सरल हो जाता है, सारणीयन को दो या दो से अधिक वर्गों के बीच में तुलना करना आसान हो जाता है। आप
दो वर्गों में या दो से अधिक वर्गों में अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसका तुलना कर सकते हैं। स्थान की बचत होती है, क्योंकि प्रॉपर प्लेसिंग होता है, उसका जस्ट पोजीशन जो होता है वहाँ उसकी प्लेसिंग होती है। अधिक आंकड़े को भी कम स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन जब आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो कम जगह में भी अधिक से अधिक आंकड़े आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अशुद्धियों की जांच में सुविधा होती है, क्योंकि जब उसका क्लेरिफिकेशन किया जाता है टेबल के माध्यम से, तो अशुद्धियां आपको एक नज़र में, एक दृष्टि में दिखाई पड़ेगी। यानी सारणीकरण से अशुद्धियों को जांचने में सुविधा होती है। और अंतिम महत्व उसका है कि सांख्यिकीय विवेचन में सहायक होता है। जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करते हैं तो सारणियन विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विवेचन में भी काफ़ी सहायक होता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत या अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन जो है डाटा का, वह काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सैद्धांतिक तौर पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।